हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी किसी मूवी में किसी ड्रैगन को आग उगलते हुए देखा है? जी हाँ। अब ये इंफॉर्मेशन कहां तक सही है इसकी पुष्टि करना अभी पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ कंट्रीज ने इस तरह के ऐसे ड्रोन्स बना लिए हैं, इस तरह के ऐसी मशीन्स बना ली हैं जो आग उगलती हैं। आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या है हमारे ड्रैगन ड्रोन्स, यूक्रेन द्वारा बनाए गए ड्रैगन ड्रोन्स को कहां कहां पे यूज किया गया और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर। आज का हमारा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड होगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ड्रैगन ड्रोन्स, इसका डेफिनेशन और इसकी फीचर्स क्या क्या होंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। दशहरा के इस शुभ अवसर पर चहल एकेडमी लाए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो फीस है ऑनलाइन कोर्स की 19,999 से सिर्फ 49,999 कर दी गई है, और जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है 24,999 से 19,999 कर दी गई है। डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं ड्रैगन ड्रोन्स की, तो ये अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है। व्हाट आर ड्रैगन ड्रोन्स? द लेटेस्ट वेपन बीइंग यूज्ड इन द रशिया यूक्रेन वॉर। बोला जा रहा है कि यूक्रेन ने न्यूली वेपन रशिया यूक्रेन वॉर ड्रैगन ड्रोन्स यूक्रेन ने बनाए हैं, जिसको बोला जाता है कि वो अपने बॉडी में से मोल्टन मेटल्स को एमिट करता है। लगभग 2427 डिग्री सेल्सियस के मोल्टन मेटल के पीसेस को वो उगलता है, और उसकी वजह से उसके सामने आने वाले कोई भी चीज, मेटल नॉन मेटल, पिघल के राख हो सकते हैं। जी हाँ, इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है हमें मिल रही है जो यूक्रेन और रशिया वॉर हो रहा है उसके अंदर में। असेंशियली रेनिंग डाउन फायर, यानी एक तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारा जो आग की बारिश हो रही है। आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। रशिया और यूक्रेन वॉर में एक नया टर्न ले लिया। अलग अलग तरह के मशीन्स, अलग अलग तरह के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं उसको यूज किया जा रहा है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको यूज किया जा रहा है, लेजर गन्स को यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गन्स को यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइल्स को यूज किया जा रहा है, और उसमें अब हमें देखने को मिल रहा है ड्रैगन ड्रोन्स। Russia and Ukraine have posted visuals of the drone appearing to rain down fire, earning this weapon the moniker of the Dragon Dawn। यानी एक तरीके से ड्रैगन ड्रॉन की तरह दिखने वाला ये एक ऐसा ड्रॉन है जो मेनली जो थर्माइट्स होते हैं, थर्माइट्स का मतलब है कि मोल्टन पीसेस ऑफ मेटल। इसके अंदर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल और दूसरे होते हैं मेटल ऑक्साइड्स। मेटल और मेटल ऑक्साइड्स को इस तरीके से बर्न किया जाता है और उसके अंदर से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराई जाती है, और जो कि एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस के अंदर में इस मेटल को इतना ज्यादा गर्म कर दिया जाता है उस ड्रोन द्वारा, जो ये मेटल है पिघलने के बाद एक फायर की तरह सामने निकालेगा अपने जो मेटल्स हैं और जो हमारे जो पीसेस हैं मेटल्स के उसको। These drones are releasing molten metals that burn at a temperature of 2427 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे अच्छे से अच्छे मेल्ट जो मेटल्स होते हैं वो भी मेल्ट हो सकते हैं। जनरली इनका टारगेट है कि आने वाली जो सामने आने वाली ड्रोन के सामने आने वाली कोई भी चीज है उसको बहुत ही साइलेंट वे में, नॉइस प्रूफ होते हुए, यानी इसमें बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट नहीं होगी। ऐसे ऐसे ड्रोन्स है जिसको सर्वेलेंस में भी बहुत कम लिया जा सकता है, और ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करेगा। ये अपने एरिया में किसी एनिमी के कंट्री के एरिया में एंटर करेगा और धीरे धीरे सारी चीजों को बर्न करते हुए सबको राख में उड़ा देगा, राख में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह का कुछ नजारा हमें देखने को मिला यूक्रेन में। यूक्रेन ने इसको एक ट्रायल बेसिस पे जला के देखा है, और इसने इसको जो रशिया है उसके जो नियर बाय एरिया में, यूक्रेन के जो नियर बाय एरिया में जो रशिया का पार्ट पड़ता है उसमें इसको लगा के भी देखा है, और वहां पे कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला है जहां पे इन्होंने पूरी क्रॉप्स को, पूरे फॉरेस्ट को, जो का जो ट्रीज हैं उन सब को बर्न करके दिखाया है रशिया को कि हमने अपनी ये टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस कर लिया है। बात करें इसके फीचर्स को तो थर्माइट डिलीवरी सिस्टम इसके अंदर में लगाया गया है। ड्रैगन ड्रोन्स आर डिजाइन टू रिलीज थर्माइट
जो कि मैंने बताया मेटल और नॉन जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं उनके मिक्सचर्स को इसके अंदर में यूज किया गया है। कंबस्टिबल मिक्सचर दैट कैन बर्न थ्रू वेरियस मटेरियल। जैसा कि अगर हम बात करें तो कोई बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन या बड़े कॉन्वेंशंस इसके लिए साइन नहीं किए गए इंटरनेशनली, इसलिए कंट्रीज को ये चीजें यूज करना इतना आसान हो जाता है कि मिलियंस ऑफ ड्रोन्स और मिलियंस ऑफ ऐसे थर्माइट्स को इजीली वे यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारे कन्वेंशनल आर्म्स हैं उसके अंदर में ये भी एक ऐसा आर्म है जिसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो कि जिसका इंपैक्ट बड़ा होगा, लेकिन वो कभी किसी कन्वेंशन में, किसी बड़े कन्वेंशन में स्पेशली वो नहीं कवर किए गए हैं। डेफिनेटली जेनेवा प्रोटोकॉल के अंदर में एस्फाइजिएटिंग गैसेस जैसे कि मस्टर्ड गैस, फोस्फीन गैसेस, ऐसी गैसेस को यूज करना बैन किया गया है। लेकिन ऐसे कोई कन्वेंशन नहीं बना जिसमें थर्माइट्स को डायरेक्टली यूज करना बैन किया गया है। छोटे मोटे कन्वेंशन जरूर आए हैं इससे रिलेटेड, कोई बड़ा लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन ना होने की वजह से कंट्रीज आर फ्री टू यूज द थर्माइट्स। ये थर्माइट्स के अंदर में मेटल और मेटल ऑक्साइड्स, या फिर हम नियोपाम को यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लगे नियोपाम जैसे पहले भी कई बार जर्मनी में यूज किया गया, यूएसए में यूज किया गया। इसराइल ने रिसेंटली गाजा के ऊपर यूज किया ये व्हाइट फोस्फोरस। ये सभी एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये हाई टेम्परेचर जनरेट करते हैं, बहुत ही जल्दी ये बर्न हो जाते हैं। ये इस तरह के जो हमारे मिक्सचर्स है, चाहे आप थर्माइट को लें, चाहे आप नियोपाम को लें, चाहे आप व्हाइट फॉरेस्ट को लें, सभी का एक ही नेचर है, सब एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एकदम से एटमॉस्फेयर में, एयर में आने के बाद फ्रिक्शन से बर्न आउट हो जाते हैं, और बर्न आउट होने के बाद जो मेटल है उसको पिघला देते हैं, और मेटल को पिघलाने के बाद फॉरेस्ट के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, टैंक्स के ऊपर, मशीनरीज के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर भी ये बरसाए जा सकते हैं। बात करें कि प्रिसीशन टारगेटिंग, डेफिनेटली इसकी बहुत ज्यादा हाइट ना होने की वजह से हम एक एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करके वहां पे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑटोनोमस ऑपरेशंस हम इससे कर सकते हैं। मेनी ड्रैगन ड्रोन्स कैन ऑपरेट ऑटोनोमसली, अलाउइंग देम टू कैरी आउट मिशंस विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन कंट्रोल। यानी इसमें हम ऑटोमेटिकली इसको चला सकते हैं। यानी इसके अंदर में एक सिस्टम को फीडबैक कर दें, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर में अगर हम एक ऐसा लॉगरिथम लगा दें कि इस पर्टिकुलर लोकेशंस पे आपको ड्रॉप करने हैं मेटल्स के पीसेस, मोल्टन मेटल के पीसेस, तो ये एग्जैक्टली वहीं पे जाके इसको ये ड्रॉप आउट कर सकता है। मल्टी रोल फंक्शनैलिटी है इन एडिशन टू दिस। यानी अगर हम इसके अलावा भी इसको अगर हम यूज करना चाहिए ऐसे ड्रोन्स को, तो ये पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, रिकनेसेंस कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, आर्टिलरी फायरिंग तेज से की जा सकती है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये मेटल के पीसेस को भी नीचे ये ड्रॉप कर सकता है। हाई मोबिलिटी, डेफिनेटली एक ड्रोन की फॉर्म में होने की वजह से इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। यानी किसी आईसी एरिया से इसको लॉन्च किया जा सकता है। डिफिकल्ट जो टेरेन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होते हैं, जो आपके रिवर के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोस्टल एरियाज, इन सभी से इसको इजीली लॉन्च किया जा सकता है टू कॉम्बैट दी सिचुएशन। बात करें क्या थर्माइट पहली बार यूक्रेन ने इसको यूज किया है? ऐसा नहीं है। 1890 में पहली बार इसको डेवलप किया गया था। मेन पर्पस था जो बढ़ते हुए रेलवे ट्रैक्स हैं उसके अंदर में वेल्डिंग करना। यानी इस टेक्नोलॉजी को एक अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया था, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए, ताकि एक साथ ही हम उसमें वेल्डिंग कर ले। सीमलेस वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स पे करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को पहले डेवलप किया गया था। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनती है, जो उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी उसके साथ जनरेट हो जाते हैं। तो कंट्रीज ने सोचा कि हम ये जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है इसको क्यों ना इस तरीके से बर्निंग करने के लिए यूज किया जाए। फिर धीरे 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 करके वर्ल्ड वॉर वन में इसको यूज किया गया, वर्ल्ड वॉर टू में इसको यूज किया गया, जर्मनी ने इसको यूज किया, यूएसए ने इसको यूज किया, इसराइल ने इसको यूज किया, लेबनान ने इसको यूज किया, ईरान ने भी इसको यूज किया है। और अभी ये यूक्रेन से ये खबर आ रही है कि इसने इसको अभी ड्रोन की फॉर्म में प्रॉपर टेक्नोलॉजी लगा के इसको दोबारा से थर्माइट्स को यूज करने जा रहे हैं।
थर्माइट वर्ड यूज बाय वर्ल्ड वॉर्स में यूज किया गया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन जर्मन जेपलिन्स जो थे ड्रॉप दी बॉम्ब फिल्ड विद द थर्माइट्स, जो थर्माइट्स हैं उनको ड्रॉप किया गया बॉम्ब्स की फॉर्म में, लेकिन इस बार जो यूज किया गया वो ड्रैगन के साथ में किया गया। बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड बोथ द अलाइज एंड एक्सिस फोर्सेस इनकॉर्पोरेट थर्माइट इनटू देयर एरियल बॉम्बिंग कैंपेन। डेफिनेटली जो वर्ल्ड वॉर टू है उसके अंदर में बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अपने अपने तरीके से यूज किया था, बट उस टाइम पे डेफिनेटली ड्रोन्स की फॉर्म में नहीं किया गया था। एस्टिमेट लगाया जाता है कि अलाइज जो भी ऐसे सारी कंट्रीज हैं, आसपास की कंट्रीज हैं, उन्होंने लगभग 30 मिलियन 4 पाउंड्स के 30 मिलियन थर्माइट्स को अभी तक ड्रॉप किया है जर्मनी के ऊपर, जर्मनी टू द जर्मनी ऑन जर्मनी। 10 मिलियन जापान के ऊपर अभी तक ड्रॉप किए जा चुके हैं, जिससे एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। इससे एक फायदा होता है जो अटैक करने वाली कंट्रीज है उसके लिए ये फायदा होता है कि एक ही साथ में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर किसी कंट्री की क्रॉप्स के ऊपर टारगेट कर दिया जाए और अगर क्रॉप्स एक ही झटके में सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो डेफिनेटली उस कंट्री के अंदर में फेमाइन जैसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि पूरी कंट्री के जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इमीडिएटली इंपोर्ट करना बहुत आसान नहीं होता। तो अगर किसी कंट्री के क्रॉप्स को अगर हम सारा डिस्ट्रॉय कर दे, बर्न आउट कर दे, तो हो सकता है कि वो धीरे 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 करके फेमाइन होने के बाद वो उसके सिविलियंस को भी वो अफेक्ट करेगा और वो उस कंट्री को पूरा जड़ से भी खत्म कर सकता है। The thermite hand grenade were also used to disable artillery without creating an explosion। यानी इसके अंदर में सबसे मेन जो फायदा है कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा लेकिन बर्निंग इफेक्ट होगा। जहां की अभी आपने देखा कि 2427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि ये किसी भी चीज को इजीली बर्न कर सकता है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, थर्माइट इज प्राइमरली यूज बाय एस्पोनिएज एजेंट्स एंड स्पेशल ऑपरेशंस में इसको यूज किया जाता है टीम द्वारा, बिकॉज इट बर्न्स इंटेंसिवली विदाउट मेकिंग ए लाउड नॉइज। यानी अगर हम बात करें जो एस्पोनेज का यहाँ पे मतलब है कि स्पाई में अगर कोई सपोज कीजिए कोई एजेंट है, स्पाई एजेंट है, वो किसी दूसरी कंट्री में गया है और उसको ये वहां पे अटैक करना है, लेकिन वो कोई नॉइस नहीं क्रिएट करना चाहता ताकि एनिमी कंट्री को पता चल जाए, कोई एक्सप्लोजन नहीं करना चाहता ताकि एनिमी कंट्री को पता चल जाए। तो किसी दूसरी कंट्री में जब हम स्ट्राइक्स करते हैं तो वहां पे भी इस तरह के डिवाइसेस को, इस तरह की मशीन्स को और इस तरह के मेटल ऑक्साइड मेटल के कॉम्बिनेशन थर्माइट्स को भी यूज किया जा सकता है और एनिमी कंट्री को इसका पता भी नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा तब तक कि वो जो कंट्री है, वो जो आर्मी है, वो वापस से अपनी कंट्री में आ सकती है। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा टाइम भी इसमें देता है। इज इट लीगल टू यूज दी थर्माइट इन वेपन? डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़े जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें इसको बैन नहीं किया गया है। यही एक कंट्रीज को फायदा होता है कि बैन ना होने की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ थर्माइट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली किया जा सकता है और एक बड़े स्केल में इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन जब कंट्रीज को लगा कि इसका बहुत ज्यादा इलीगल यूज हो सकता है तो धीरे धीरे करके टारगेटिंग जब ये सिविल को करने लगे, वेपन्स लाइक थर्माइट इज प्रोहिबिटेड बाय दी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन। ये जो आपके कन्वेंशन है उसमें इसको बैन करना स्टार्ट किया गया। कोल्ड वॉर एरा एग्रीमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर में जो कन्वेंशन आया उसमें इसको बैन किया गया। बट डेफिनेटली जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यूक्रेन इसको अभी यूज कर रहा है, तो हमें लगता नहीं है कि इस बैन करने का कुछ खास असर पड़ा है। while it is not outright banned, प्रोटोकॉल 3 ऑफ द कन्वेंशन, यानी इसी का जो थर्ड कन्वेंशन का प्रोटोकॉल 3 है, restricted use in the military target due to the potential for severe burn and respiratory injuries। यानी अगर हम रियलिटी में अगर हम देखें तो वॉर भी रूल्स एंड रेगुलेशन से लड़े जाते हैं। वहीं पे आपने ये भी सुना होगा कि हमारे मीन्स जो हमारा लव एंड वॉर होता है उसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, यानी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं। यानी जहां पे हम एक तरफ देख रहे हैं कि वॉर को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो कर रही, लेकिन जब जब कोई कंट्री वॉर करने पे आती है तो वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाती है। यानी इस तरह के कन्वेंशन आने के बाद भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो छोटे कन्वेंशन आने के बाद भी कई बार देखा गया कि कंट्रीज ने इस तरह के जो थर्माइट्स को वो यूज किया है। डेफिनेटली इसके अंदर में क्या इंप्लीकेशन है? इंक्रीज डिस्ट्रक्शन
यानी ये इसका जो इम्पैक्ट इतने बड़े लेवल पे हो सकता है कि वो सिविलियंस को भी अफेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली इनोसेंट सिविलियंस को हमें वॉर के अंदर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे भी इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ड्रैगन ड्रोन कैन cause significant damage to both military as well as civilian को ये टारगेट कर सकता है, इंक्रीज कैजुअलिटीज और आपकी जो डिस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी की वो हो सकता है। asymmetric warfare, definitely their use allows smaller or less equipped forces to carry out effective attack against larger adversaries, altering the balance of power in the कॉन्फ्लिक्ट। अगर सपोज कीजिए कोई एक कमजोर कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, तो कमजोर कंट्री एक बड़े लार्ज एरिया को कवर करने के लिए एक बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम पैसों में उस लार्ज कंट्री पे अटैक कर सकती है थ्रू दीज ड्रैगन ड्रोन्स। सिविलियन सेफ्टी रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है। द इनडिस्क्रिमिनेट इन नेचर ऑफ थर्माइट मींस दैट द सिविलियन एरिया कुड बी unintentionally targeted, raising an ethical concern and potential violation of the international laws। यानी जब भी कोई मिसाइल अटैक की जाती है, कहीं जब भी कोई मिलिट्री के कोई डिफेंस से कोई भी अटैक किया जाता है, वहां पे एक टारगेटेड डिलीवरी होती है, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर हम सब चीज को बर्न कर देंगे, तो आपने सुना होगा कि जो आग है वो बहुत ही फास्ट रेट से फैलती है। अगर हम सपोज कीजिए अभी रिसेंटली जो अमेजोन में फायर लगी, तो वहां पे कुछ हजार किलोमीटर स्क्वायर एरिया कुछ ही दिनों में, यानी 7 दिन के आसपास में कुछ हजार किलोमीटर स्क्वायर एरिया जल के राख हो गया, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हुआ और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी हमारे खत्म हो गए। डेफिनेटली अगर ये अटैक फॉरेस्ट पे किया जाए, क्रॉप्स पे किया जाए, तो एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसके अंदर में हो सकता है। एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, डेफिनेटली जब हम किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनली है, यानी विदाउट डेलिबरेटली इफेक्ट, हम उस पर अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बढ़ने के और भी ज्यादा चांसेस हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो चैलेंज टू द डिफेंस सिस्टम, इंप्लीकेशंस उसमें क्या हो सकते हैं। डिप्रिसिएशन एबिलिटी टू बाईपास ट्रेडिशनल डिफेंस पोज न्यू चैलेंज फॉर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी इसके लिए जो एक नया चैलेंज आ चुका है कि हम जो मिलिट्री है या फिर मिसाइल से उसके अगेंस्ट, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इन सबको हम यूज करते हैं। एवॉक्स सिस्टम को यूज कर सकते हैं, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स को यूज किया जा सकता है, जैसा कि इंडिया के पास एम्ब्रेयर 145A 11 यस्टिन 76 फाल्कन सिस्टम्स है। बट इस तरह के सिस्टम्स के लिए हम क्या डेवलप करें जहां पे हमें ये एक तरीके से ड्रैगन एक आग उगल रहा है और उसको हमें कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरह का मैकेनिज्म ही डेवलप करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लीगल एंड एथिकल कंसर्न इसमें बढ़ते चले जाते हैं। The use of incendiary weapons raises questions about compliance with the international humanitarian law, ethical considerations, definitely इसमें बढ़ते चले जाते हैं। टेक्निकल आर्म रेस इसमें बढ़ती चली जाएगी। The introduction of dragon drones may prompt other nations to develop similar technologies, leading to arm race in the drone warfare। Definitely दूसरी कंट्रीज भी इन चीजों को देखेंगी, वो भी इस तरह के और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे और धीरे 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 जो डिजास्टर का जो इफेक्ट है वो और भी बढ़ता चला जाएगा, वल्नरेबिलिटी और भी बढ़ती चली जाएगी। इम्पैक्ट ऑन मिलिट्री स्ट्रेटेजी, डेफिनेटली मिलिट्रीज में नीड टू अडॉप्ट देयर स्ट्रेटेजीज टू अकाउंट फॉर द presence of such drones, potentially changing operation tactics and this locations। यानी अगर हम मिलिट्री की बात करेंगे तो उन्हें अपने ऑपरेशंस अब एक अलग तरीके से प्लान करने पड़ेंगे, यानी एक और थ्रेट उनको लगेगा। इस तरह के थ्रेट जो जनरली नॉइस इतनी ज्यादा नहीं करते, एक्सप्लोजन इतनी ज्यादा नहीं करते, लेकिन इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है। तो मिलिट्री के लिए जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स है उसमें एक और चीज को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो हमें अपनी ट्रेनिंग्स को और बढ़ाना पड़ेगा। जो मिलिट्री हैं उनको इसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किस तरीके से ड्रोन्स को काउंटर किया जाए, वो उस तरह की जो स्पेशल टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, R&D इसके अंदर में करना पड़ेगा। किस तरीके से उसके हीटिंग इम्पैक्ट को कम किया जाए, इस तरह के कुछ स्प्रे बनाए जाए, इस तरह के कुछ पाउडर्स बनाए जाए जिसमें जो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाए। क्राइसिस कम्युनिकेशन, डेफिनेटली एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल फॉर timely communication during conflict to prevent
मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द सिविलियन कैजुअलिटीज, यानी ऐसे टाइम में जब हमारा ये लार्जर एरिया कवर कर सकता है, उस केस में हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इमीडिएटली एरिया को इवैक्यूएट कर सकें अगर इस तरह का कोई भी अटैक होता है तो। डेफिनेटली ये साइलेंट किलर है, जब कब आप तक पहुंचेगा ये आपको शायद पता भी नहीं चलेगा और धीरे 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 आग बढ़ती चली जाएगी। इंटरनेशनल कॉपरेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जिसमें हम जो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, इकोनॉमी शेयर करेंगे, और उससे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं जो इसको काउंटर कर सके। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं रिलेटेड टू द ड्रैगन ड्रोन्स। डिस्कस द एथिकल implications and humanitarian concern associated with the use of dragon drones in modern warfare. How do these drones challenging existing international laws on armed conflict? Definitely दूसरी जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन बहुत सारे कन्वेंशंस ला चुका है, जिनेवा में बहुत सारे कन्वेंशंस हो चुके हैं, बट क्या इससे रिलेटेड कोई ऐसे कन्वेंशन लाए जाएंगे जो कि ऐसे ड्रोन्स को कंट्रोल में ला सके? सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी सच एज ड्रैगन ड्रोन्स ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रेगुलेट देयर यूज एंड प्रिवेंट एस्केलेशन इन द कॉन्फ्लिक्ट? इन दोनों क्वेश्चंस को 250 वर्ड्स के अंदर में आप इसको ट्राई कीजिएगा, लिखने का ट्राई कीजिएगा, और इसको ट्राई कीजिए कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिली उसको सही से इसको इंप्लीमेंट करके कॉन्साइज वे में 250 वर्ड में इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।